दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव के खिलाफ टूटी चोर शब्द के इस्तेमाल के बाद अब माफी मांग ली है। और माफी भी ऐसी वैसी नहीं, बकायदा एक टीवी शो में उन्होंने माफी मांगी है। तो क्या यह माना जाए कि अब यह शब्द बीजेपी की डिक्शनरी से बाहर जा रहा है, यानी कि नेता तो नेता, अब कार्यकर्ता भी कम से कम ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और जो ट्रोलर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक माफी ने क्या बीजेपी को एक राजनीतिक सबक दी है, नसीहत दी है? आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के भीतर? क्या करनी सेना के बवाल का असर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी पड़ सकता है? क्या बीजेपी किसी दलित को अब अध्यक्ष बनाने पर सोच रही है? और क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद इस पर फैसला हो सकता है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात हम करेंगे रेखा गुप्ता के उस शब्द पर माफी मांगने की जो अब खूब चर्चा में है, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये एक राजनीतिक सुचिता का एक मिसाल है, एक उदाहरण है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने या बीजेपी के नेतृत्व ने उन्हें कहा है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक बड़े राजनेता के लिए आप नहीं कर सकते, तो आपको अपना कोर्स करेक्शन करना चाहिए। निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, पहली बार मुख्यमंत्री हैं, तो शायद उनका अनुभव जो मुख्यमंत्रियों के या बड़े नेताओं के जो संबंध होते हैं, जो इंट्रा पॉलिटिकल रिलेशनशिप होते हैं, उसे लेकर शायद उतना नहीं था। और उन्होंने उसी ट्रोलर के शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे टीवी शो में, पहले के टीवी शो में कर दिया था, जो किसी भी नेता को जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब ये अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल किया गया, तो बुरा लगना लाजमी था और वो लगा है। लेकिन बहुत तेजी से रेखा गुप्ता ने माफी भी मांगी और कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन भी किया कि उनके कहने का आशय ये नहीं था, वो अचानक से निकला हुआ एक ऐसा शब्द था जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और वो उसके लिए माफी भी मांगती। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि कोई नेता बड़ी आसानी से अपनी किसी गलती को तुरंत स्वीकार करे और माफी तक चला जाए, खेद जता देता है, अपने को उससे अलग कर देता है स्टेटमेंट से। लेकिन यहाँ बड़ा कैटेगोरिकली रेखा गुप्ता ने जब बोला था, तो अब उसी साफगोई के साथ उन्होंने माफी भी मांगी है। सुनिए पहले क्या कहा है रेखा गुप्ता ने, फिर हम समझेंगे इसका सियासी असर क्या होने वाला है। क्या बीजेपी के लिए अब ये शब्द बंद हो रहा है? सुनिए पहले रेखा गुप्ता ने कहा क्या है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर बार कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कई बार गलतियां हो सकती हैं। मेरी बात से हो सकता है कि शायद किसी बड़े नेता को तकलीफ हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। तो रेखा गुप्ता के टोटी चोर वाले बयान को अब ये माना जाना चाहिए कि कम से कम बीजेपी का जो नेतृत्व है वो इसे स्वीकार नहीं करता, और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी का नेतृत्व है, उसने जरूर सलाह दी होगी कि रेखा गुप्ता को खुद से ऐसे कंट्रोवर्सी से अलग कर लेना चाहिए। और हुआ भी यही, बकायदा डीडी न्यूज के शो में उन्होंने इस पर माफी मांगी है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने माफ कर दिया? ये बड़ा सवाल है। जैसे ही रेखा गुप्ता ने माफी मांगी, उसके बाद अखिलेश यादव से पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल एक तरीके से शांतचित्त बने रहे कि बोलें ना बोलें। लेकिन उनका एक ट्वीट आया, और वो ट्वीट अपने आप में दिखाता है कि वो ट्वीट ये बात कह रहा है कि हाँ, उन्होंने माफ कर दिया। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि क्षमा मांगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। माफी मांगना एक बड़े नेता के खिलाफ शब्दों के इस्तेमाल के बाद, और वो भी सियासत में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता। और अखिलेश यादव ने भी जो ट्वीट किया है, दरअसल उसमें उन्होंने इसी ओर इशारा भी किया है। उन्होंने लिखा है कि क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, यानी आप कितने सभ्य हैं, एक उसकी पहचान। और उपलब्धि इसलिए क्योंकि यहां तक कोई जाता नहीं है, क्षमा कोई मांगता नहीं है सियासत में। बोल गए सो बोल गए। अब जो पॉलिटिकल लड़ाई होगी देखी जाएगी, जिसको इस पर बयान देना होगा देगा, मैं तो बन के हीरो बन गई। ये बात
अखिलेश यादव ने भी मानी है कि ये क्षमा मांगना एक बड़ी उपलब्धि है, और खासकर बीजेपी जैसे लोगों से जिनके बारे में अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का और विपक्ष का ये मानना है कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि इस तमाम पार्टियों पर लागू होता है, एक बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कहीं ना कहीं एक कटाक्ष भी है दूसरे नेताओं के लिए कि दूसरे नेता इस स्तर पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, इस उपलब्धि पर तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन अगर रेखा गुप्ता ने ये बात कही है तो ये बीजेपी वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और क्षमा कर देना उससे भी बड़ा। यानी कि उन्होंने कहा कि चलिए आपने माफी मांग ली तो मैंने भी आपको क्षमा कर दिया, ये एक बड़ी बात है। तो अखिलेश यादव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। जो शब्द टूटी चोर का रेखा गुप्ता ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने भी माफी मांग ली। तो क्या ये चैप्टर अब बंद समझा जाए? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से तो ये चैप्टर मेरे मुताबिक बंद होगा, लेकिन ट्रोलर शायद नहीं रुकेंगे। ट्रोलर इस मुद्दे पर हो सकता है रेखा गुप्ता को भी ट्रोल कर दें, ट्रोलर इस मुद्दे पर हो सकता है बीजेपी को भी ट्रोल कर दें, क्योंकि वो किसी विचारधारा से बंधे नहीं होते, उनकी अपनी विचारधारा होती है। जब तक बीजेपी के विचार उन्हें ठीक लग रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो फिर अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए, उनकी पार्टी को गाली देने के लिए ये लोग इस तरह की बातों का इस्तेमाल आगे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो प्रवक्ता सरीखे लोग हैं उनके लिए एक बड़ी नसीहत है। बीजेपी के भीतर कई प्रवक्ताओं ने कई मौकों पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि अखिलेश यादव तब इस पर बहुत नहीं बोलते, ना ही उस पर कोई रिएक्शन देते हैं, उनके उसी स्तर के प्रवक्ता या फिर उनके कार्यकर्ता रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब ये नसीहत उन प्रवक्ताओं के लिए भी होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने बोल करके क्षमा मांगी है तो क्या अब ये प्रवक्ताओं पर लागू नहीं होगा? और अगर पार्टी के बड़े नेताओं ने कोई हस्तक्षेप किया है या उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कोई अपना योगदान दिया है तो ये मैसेज अब नीचे तक सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए होगा कि कम से कम टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल ना करें। खैर, आगे हम देखेंगे कि क्या ये चैप्टर यहीं बंद होता है या फिर अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए अभी भी नेता उस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं। अगली खबर, और अब बात बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की। क्या बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाने वाला है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले बीजेपी का कोई नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, या फिर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या करनी सेना के बवाल का असर जो रामलीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने किया है, क्या उसका असर भी इस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर पड़ सकता है? ये बड़ा अहम है। दरअसल अभी जितने राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, जो चर्चा है उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के टल जाने की चर्चा ज्यादा है। यानी कि हो सकता है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष चुना जाए। पीयूष गोयल प्रभारी हैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनका अभी तक आने का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले 4-5 प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव अगले 2-3 दिनों में होना तय है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, इसकी चर्चा है, लेकिन संभावना इस वक्त कम दिखाई दे रही है। बीजेपी दरअसल उत्तर प्रदेश में कोई भी कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश उसके लिए इतना अहम है, 27 का चुनाव है और जिस तरीके का माहौल अभी से उत्तर प्रदेश में बनने लगा है, उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी किसी सियासी जल्दबाजी में नहीं दिखाई देती। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का एक इम्पैक्ट ये दिखेगा कि अगर केंद्र में यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अगड़ी जाति से आता है, कोई सवर्ण, कोई ब्राह्मण होता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में या तो कोई ओबीसी या कोई दलित होगा। और अगर उत्तर प्रदेश में कोई ओबीसी या दलित, अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ओबीसी या दलित होता है तो बहुत मुमकिन है कि फिर उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण अध्यक्ष हो जाए। लेकिन तमाम जो संभावनाएं हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी हाल में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें से एक बड़ी घटना रामजीलाल सुमन को लेकर के करनी सेना के बवाल के बाद उपजी, और बीजेपी के भीतर नेताओं ने इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया है। यानी कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे ये लगता है कि बेशक रामजीलाल सुमन ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि करनी सेना, जिसको कि बीजेपी से ही एसोसिएट किया जाता है क्योंकि ज्यादातर क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय बिरादरी
ठाकुर समाज के लोग हैं और वो अगर सड़कों पर तलवार लहराएंगे या फिर सरेआम गोली मारने की बात करेंगे, जीभ काटने की बात करेंगे, तो इसे जो दूसरा समाज है, खास करके ओबीसी और दलित, ये इसे दूसरे तरीके से परसीव करता है और ये उसको इस तरीके से लेता है कि एक बार फिर सामंती दौर लौट आएगा और फिर उनके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी। और ये बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो एक चर्चा जो पार्टी के भीतर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने वाला है या इसकी कोई पुख्ता जानकारी है, लेकिन पार्टी के भीतर एक चर्चा ये भी है कि क्या किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना करके इस नैरेटिव का काउंटर किया जा सकता है? मुमकिन है, क्योंकि दलित प्रदेश अध्यक्ष बहुत समय से बीजेपी को नहीं मिला है, उसकी संभावना बनी हुई है। कई नाम, विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, कटारिया, इस तरह के कई नाम चल रहे हैं। कुछ महिलाओं के भी नाम हैं जो दलित बिरादरी से आती हैं। तो बीजेपी के भीतर एक तबका कम से कम उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिहाज से देख रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को कोई दलित प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। और इसके थोड़े अगर आप उदाहरण देखें तो आपको समझ में भी आएगा। जब विकास दुबे का कांड आया था जिसमें ये बहुत कहा गया कि भाई ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, तो फिर उसी वक्त दुबे नाम के ही हरिद्वार दुबे को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने। जिस वक्त सतपाल मलिक और सतपाल सिंह के टिकट काटे गए, तुरंत बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष जाट बिरादरी से बनाया, उसी वक्त उपराष्ट्रपति जाट का बनाया। तो बहुत मुमकिन है कि इस बार बीजेपी के भीतर ये थिंकिंग चल रही हो, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा और थोड़ी बहुत उसके बारे में भीतर की खबर भी आई है कि इस पर भी एक चर्चा है। लेकिन जो अगले 1-2-3 दिनों में अध्यक्ष बनने की चर्चा है, इसको लेकर बिल्कुल शांति है। या तो ये तूफान के पहले की खामोशी हो सकती है कि अचानक कोई नाम आए और प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को में कोई भी कदम उठाने के पहले बहुत सोच विचार कर फूंक फूंक करके रखती है। ऐसे में अगला जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसकी जिम्मेदारी 2027 के चुनाव की होगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में बीजेपी कोई प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लेने वाली है, लेकिन मुमकिन है कि ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो और मुमकिन है कोई दलित भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। तो आज का यूपी में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे एक्स हैंडल पर @KR-Abhishek6164 पर आप हमें जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।